हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम हमारे संघीय व्यवस्था या फेडरल सिस्टम की बात करेंगे। तो ये लगातार परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट या टॉपिक हो सकता है। बात करें जो हमारे राजनीतिक शास्त्री है, इन्होंने राष्ट्रीय सरकार और जो क्षेत्रीय सरकार है, इनके संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकार को दो भागों में बांटा है। और वो कौन कौन से, एकल और संघीय। क्या है, जितनी भी राष्ट्रीय सरकार है, क्षेत्रीय सरकार, क्षेत्रीय हमारी राज्य सरकारें हैं, उनकी जो प्रकृति है, उनके बीच में जो संबंध है, उनकी प्रकृति के आधार पर व्यवस्था को दो भागों में बांटा है, एक तो एकल और एक संघीय व्यवस्था। परिभाषा की बात करें तो परिभाषा के अनुसार एकल या एकात्मक सरकार वो सरकार होती है जिसमें सारी की सारी शक्तियां और कार्य केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार मतलब जो राज्य सरकार है उनमें निहित होते हैं। दूसरी ओर देखें तो संघीय सरकार वह होती है, क्या होती है, संघीय सरकार वो होती है जिसमें शक्तियां संविधान के द्वारा केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार में बटी हुई हो। शक्तियां किसमें बटी हुई होनी चाहिए, केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकारों में बटी होनी। क्षेत्रीय सरकार का मतलब हमारी राज्य सरकार है, और दोनों अपने अधिकार का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक करते होने चाहिए। संघीय सरकार तो भारत में क्या संघीय सरकार चलती है, जिसमें हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में शक्तियां संविधान बांट के रखती है, और संविधान के द्वारा जो शक्तियां दोनों को दी गई है वो अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन आदि में सरकार का एकात्मक स्वरूप है, जबकि हमारे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राजील, अर्जेंटीना इनमें सरकार का संघीय मॉडल है। क्या है, संघीय मॉडल है जो भारत के अंदर भी चलता है। अब संघीय मॉडल की बात करें तो संघीय मॉडल में राष्ट्रीय सरकार को संघ सरकार या केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय सरकार को संघ सरकार या केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार के रूप में जानते हैं। तो संघीय मॉडल है इसमें जो राष्ट्रीय सरकार होगी उसको संघ सरकार भी कह सकते हैं, केंद्रीय सरकार भी कह सकते हैं, या संघीय सरकार के रूप में भी जाना जा सकता है। और जो क्षेत्रीय सरकार है इसको राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार के रूप में जाना जाता है। बात करें संघीय एवं एकात्मक सरकार की, तो संघीय एवं एकात्मक सरकार की जो विशेषताएं उनको निम्नलिखित तरीके से देखेंगे। कैसी कैसी विशेषताएं, तो उनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संघ शासन की। संघ शासन की बात करें तो संघ शासन शब्द को लैटिन भाषा के एक शब्द फोइडस यहाँ से लिया गया है, अर्थात फेडरल शब्द होता है। संघ शासन का मतलब होता है फेडरल। फेडरल शब्द हमारे एक फोइडस शब्द है, वहां से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है, संधि। तो फोइडस शब्द का अर्थ क्या होता है, संधि होता है जिसको क्या कहते हैं, और समझौता भी कह सकते हैं। इस तरह संघ शासन क्या है, एक नया राज्य या फिर एक राजनीतिक व्यवस्था है। संघ शासन क्या है, एक नया राज्य है जिससे विभिन्न इकाइयों के बीच में संधि या समझौते के तहत निर्मित किया गया है। जिसे क्या किया गया है, बहुत सारे जो इकाइयां उनके बीच में संधि या समझौते के तहत निर्मित किया गया है। संघों की इकाइयों को विभिन्न नामों से, जैसे हमारे राज्य कहते हैं अमेरिका में, कैंटोन कहते हैं हमारे स्विट्जरलैंड में, प्रांत कहते हैं हमारे कनाडा में, और गणतंत्र कहते हैं जैसे कहाँ पे, रूस में। इन नामों से जाना जाता है। संघ शासन दो रूपों में निर्मित होता है। संघ शासन क्या होता है, दो रूपों में निर्मित होता है, और वो कौन कौन से, एक तो एकीकरण और एक विभेदीकरण। पहले मामले मतलब एकीकरण की बात करें तो पहले वाले मामले में, एकीकरण में, सैनिक कमजोरी वाले, क्या सैनिक कमजोरी वाले आर्थिक रूप से जो पिछड़े राज्य होते हैं, जो लेकिन वो स्वतंत्र होने चाहिए, पिछड़े हो सकते हैं लेकिन कैसे होने चाहिए, स्वतंत्र। ये सारे मिलके एक बड़े और मजबूत संघ का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमारे अमेरिका, अमेरिका में कोई भी राज्य मजबूत नहीं है, सारे राज्य कमजोर है। लेकिन ये सारे के सारे राज्य कमजोर तो है लेकिन स्वतंत्र है। ये सारे के सारे कमजोर लेकिन स्वतंत्र राज्य आपस में जुड़ते हैं और एक संघ का निर्माण करते हैं। इसको हम कहेंगे क्या, एकीकरण। कि उन्होंने एकीकरण किया है, सारे राज्य आपस में मिलकर एक देश का निर्माण कर रहे हैं। दूसरे वाले मामले में मतलब विभेदीकरण में, बड़ा एकीकृत राज्य संघ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि हमारा भारत भी इसी में आता है, कनाडा है, बहुत सारे देश क्या होते हैं, एक जैसे हमारा बहुत बड़ा राज्य है, देश है हमारा, अब हमारी सुविधा के अनुसार राज्य बना देते हैं छोटे छोटे। कोई राजस्थान बना दिया, कोई मध्य प्रदेश बना दिया, कोई ऐसे ऐसे राज्य बना देते हैं। तो बड़ा एकीकृत राज्य संघ में परिवर्तित हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम भी राज्यों का ही संघ है। हमारे राज्य देश में भी बहुत सारे राज्य है, सारे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं।
लेकिन पहले बड़ा देश है, उसके अंदर हम राज्य बना रहे हैं। यहाँ राज्यों को स्वायत्ता होती है, जैसे कि हमारे कनाडा में राज्यों को स्वायत्ता दी जाती है। हमारे यहाँ स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन यहाँ स्वायत्ता नहीं दी जाती। हमारे संविधान सर्वोच्च होता है। अमेरिका विश्व में पहला और प्राचीनतम संघीय व्यवस्था वाला देश है। क्या अमेरिका की देखें तो अमेरिका दुनिया में पहला और प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना यदि संघीय शक्ति वाला देश है तो कौन सा है? अमेरिका। अमेरिकी क्रांति 1775 से 83 के बीच में थी। उसके बाद 1787 में जाके बना था। अमेरिका कब बना? अमेरिकी क्रांति जब 1785 1783 तक चली, उसके बाद 1787 में जाके बना था। जब ये बना था तब इसमें क्या थे? 13 राज्य थे। कितने? 13 राज्य थे। लेकिन अब इसमें कितने हैं? 50 राज्य मिले हुए। तो पहले 13 कॉलोनी कह सकते हैं, 13 राज्य थे, लेकिन अब इसमें कितने? 50 राज्य शामिल हैं। आप इसे याद रखेंगे। संघीय शासन में कनाडा की बात करें तो मूल रूप से जब इसको बनाया गया था तब इसमें 4 प्रांत थे, लेकिन वर्तमान में कितने? 10 प्रांत इसमें शामिल हो चुके हैं और ये भी काफी ज्यादा पुराना है, लेकिन ये संघीय व्यवस्था वाला है जो 1867 में बना गया था। कब? 1867 में बन गया था कनाडा। अब भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया गया है। किसी व्यवस्था को? संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया गया है। संविधान निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था को 2 कारण से अपनाया है। कौन से कारण है? एक तो देश का वृहदाकार, हमारा देश बहुत बड़ा है। दूसरा हमारी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता। हमारे देश में क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत सारी विविधता पाई जाती है। जो संविधान निर्माता थे उन्होंने महसूस किया कि संघीय व्यवस्था से न केवल सरकार की शक्ति बढ़ती है बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्ता और राष्ट्रीय एकता में भी बढ़ोतरी होगी। क्या होगा? कि जो संघीय व्यवस्था अपनाने से क्या होगा? न केवल सरकार की शक्ति बढ़ती है बल्कि जो हमारी क्षेत्रीय स्वायत्ता और जो राष्ट्रीय एकता है इसमें भी बढ़ोतरी होगी। अब हम बात करते हैं संघीय एकात्मक सरकार की। तो इसका जब तुलनात्मक विशेषता देखते हैं, अध्ययन करेंगे हम, तो इसमें कौन कौन से अंतर आएंगे संघीय सरकार में और एकात्मक सरकार में क्या अंतर है। संघीय सरकार में दोहरी सरकार होती है, अर्थात एक राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार, मतलब केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार। एकात्मक सरकार में एकल सरकार राष्ट्रीय सरकार होती है। क्या होती है? एकल सरकार राष्ट्रीय सरकार होती है जो क्या करती है? क्षेत्रीय सरकारें बनाती है। समझ गए होंगे अब तो ये वाली चीज तो, कि संघीय सरकार में तो केंद्र सरकार अलग होती है, हर राज्यों की सरकारें अलग अलग चुनाव होते हैं और वहां से चुनी जाती है। एकात्मक सरकार में एकल सरकार होती है, जैसे हमारे चीन है। चीन में एक ही चुनाव होता है केंद्र का और उसके अंदर सारे चुनाव कर लिए जाते हैं। जब केंद्र का चुनाव हो जाता है फिर राज्यों के अंदर वो अपने अपने प्रतिनिधि लगा देते हैं जो क्षेत्रीय सरकार बनाते हैं। संघीय सरकार में संविधान कैसा होता है? लिखित होता है। एकात्मक सरकार में संविधान लिखित भी हो सकता है जैसे हमारे फ्रांस में, और अलिखित भी हो सकता है जैसे हमारे ब्रिटेन में। संघीय सरकार में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का प्रॉपर विभाजन किया जाता है, संविधान में सब लिखा होता है। एकात्मक सरकार में शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता, समस्त शक्तियां किसके? राष्ट्रीय सरकार में ही निहित होती है। संघीय सरकार में क्या होता है? संविधान की सर्वोच्चता होती है, जबकि एकात्मक सरकार में संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है जैसे जापान में, और नहीं भी हो सकता जैसे कि हमारे ब्रिटेन में। संघीय सरकार में क्या होता है? कठोर संविधान होता है, अर्थात इसे बदल पाना इतना आसान काम नहीं है। एकात्मक सरकार में संविधान कठोर हो भी सकता है जैसे हमारे फ्रांस में, और लचीला भी हो सकता है जैसे कि हमारे ब्रिटेन में। बात करें संघीय सरकार की तो संघीय सरकार में स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। क्या होगी? स्वतंत्र न्यायपालिका। एकात्मक सरकार में न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। तो हमने ये चीज देखी। जो संघीय सरकार है, संघीय सरकार में हमारे क्या? द्विसदनीय विधायिका होती है। क्या होती है? द्विसदनीय विधायिका होती है। 2 सदन होते हैं विधायिका के, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा। और बात करें हमारे जो एकात्मक सरकार है तो इसमें विधायिका द्विसदनीय भी हो सकती है जैसे हमारे ब्रिटेन, और एक सदनीय भी हो सकती है जैसे कि हमारे चीन होती है। अब बात करें, वैसे संविधान में कहीं भी संघ का प्रयोग नहीं किया गया, संघ शब्द कहीं भी नहीं आया है संविधान में। एक बात है, केवल अनुच्छेद 1 में, या अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। ये अनुच्छेद 1 है, ये डंडा नाम है नहीं, ये क्या है? 1 है, ये 1 है। ठीक है। तो अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत को राज्यों का संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। बात करें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार राज्यों के संघ से 2 बातें सामने आती है। भारत का राज्यों का संघ है और इस सब से 2 बातें सामने निकल के आती है। पहली, अमेरिकी संघ के विपरीत भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमति का फल नहीं है,
मतलब हमारे देश में राज्यों ने कोई सहमति नहीं बनाई है कि हम सहमति बना के एक देश बनाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन अमेरिका में ऐसा ही हुआ है, सारे राज्य मिले हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट करके एक देश का निर्माण उन्होंने किया है। राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वे स्वयं को संघ से अलग कर सके। भारत में क्या राज्यों को कतई अधिकार नहीं है कि वो देश से अलग हो सके। फेडरेशन संघ है, क्यों? क्योंकि यह अविभाज्य है। भारत क्या एक फेडरेशन संघ है और यह क्या अविभाज्य है, भारत कभी भी टूट नहीं सकता है। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है। किस पे आधारित है? कनाडाई मॉडल पर आधारित है। यह अत्यंत सशक्त केंद्र होने के आधार पर, यह क्या है, अत्यंत सशक्त केंद्र होने के आधार पर कनाडाई मॉडल अमेरिकी मॉडल से सर्वथा भिन्न है। भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडाई व्यवस्था से इन आधारों पर समान है। कैसे देखें? जो भारत की संघीय व्यवस्था है, कनाडा का जो मॉडल है, उनसे कैसे समानता रखती है? देखिए, पहला, इसका निर्माण यानी कि विखंडित होने के तरीके, अर्थात विखंडित जैसे राज्य कैसे बनाए जाते हैं, ये हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से। संघ शब्द का प्रमुखता से प्रयोग किया गया है, कनाडा में भी संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। इसकी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, अर्थात जो हमारे प्रावधान है केंद्र सरकार को ज्यादा दिए गए हैं, यानी कि राज्यों की तुलना में केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है, और कनाडा में भी ऐसा ही। अब हम देखेंगे भारत के संविधान की, तो भारत के संविधान में भारत को संघीय विशेषताएं दी गई है। कैसी विशेषता दी गई है? संघीय विशेषता दी गई है। और ये विशेषताओं की बात करें हम, तो कौन कौन सी संघीय विशेषता भारत के संविधान में, भारत के संविधान की संघीय विशेषताओं के बारे में बात करें, तो पहली आती है हमारी द्वैध राजपत्ति। क्या? द्वैध राजपत्ति की बात करें तो संविधान में संघ स्तर पर केंद्र और राज्य स्तर पर राज्य पद्धति को अपनाया गया। क्या? संघ स्तर पर तो केंद्र सरकार की और राज्य स्तर पर राज्य सरकार की जो राजपत्ति है उसको अपनाया गया है। प्रत्येक को, मतलब राज्य और केंद्र को, संविधान के द्वारा क्रमशः अपने क्षेत्र में संप्रभु शक्तियां दी गई है, अर्थात वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ठीक ढंग से कर सकते हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के जो मामले होते हैं, जैसे हमारे रक्षा है, विदेश, मुद्रा, संचार, इन सब को देखने का काम हमारी केंद्र सरकार करती है। जबकि दूसरी तरफ राज्य सरकार क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व के जो मुद्दे होते हैं उनको देखती है, जैसे कि हमारे सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन। तो ऐसे मुद्दे कौन देखते हैं? हमारी राज्य सरकारें देखती है। तो छोटे मुद्दे राज्य सरकार, बड़े मुद्दे केंद्र सरकार देखती है। तो इससे हम क्या कहते हैं? द्वैध राजपत्ति कहते हैं, और ये हमारे संविधान की संघीय विशेषता है। दूसरी विशेषता देखें, हमारे लिखित संविधान। कौन सा? लिखित संविधान के बारे में देखें। हमारा संविधान न केवल लिखित है, बल्कि दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान भी है, अर्थात इससे बड़ा संविधान दुनिया में कहीं भी नहीं है। एक तो लिखा हुआ भी है और सबसे बड़ा संविधान भी है। मूलतः इसमें एक प्रस्तावना है, मतलब जब इसको लिखा गया था तब इसमें एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे, और ये क्या था? 22 भागों में बटी हुई थी। ठीक है, और 8 अनुसूचियां थी। यदि आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए जो मूल संविधान था उसमें क्या क्या था, एक तो प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, और क्या थी? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन आज की बात करें हम, जनवरी 2025 की बात करें, तो जनवरी 2025 में इसमें अंतिम रूप से 15 अगस्त 2015 को संशोधन किया गया था। क्या? 15 अगस्त 2015 को इसमें संशोधन किया गया था, जिसके बाद इसमें क्या 470 तो अनुच्छेद है। क्या? इसमें 470 तो अनुच्छेद है, 25 भाग है। क्या? एक मिनट, सॉरी, ये 2015 नहीं है, ये 2021 है। ठीक है, 2021 है। 2021 में 15 अगस्त 2021 में इसमें लास्ट में संशोधन किया गया था। थोड़ा स्लिप हो गया माइंड से भी, और यहाँ टेक्स्ट में भी आपको याद रखना, अंतिम बार संशोधन हमारे 15 अगस्त 2021 को किया गया था। उसके बाद से इसमें 470 तो अनुच्छेद हो गए। टोटल कितने हो गए? 470 तो अनुच्छेद हो गए। भागों की बात करें तो हमारा 25 भागों में बटा हुआ है, और अनुसूचियां कितनी है? 12 है। तो आप इसे याद रखेंगे, 2025 में आज में 470 टोटल अनुच्छेद है, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। इसमें क्या केंद्रीय और राज्य, क्या केंद्रीय और राज्य सरकारों की जो शक्तियों और उनके प्रयोग की जो विस्तृत विवेचना की गई है, इसमें साफ साफ बताया गया है केंद्र सरकार कौन कौन से कार्य करेगी, केंद्र सरकार की कौन कौन सी शक्तियां, राज्य सरकार की कौन कौन सी शक्तियां, साफ साफ बताया गया है इन 470 अनुच्छेदों में। अतः दोनों के मध्य गलतफहमी और असहमति को उत्पन्न नहीं होने देगा। क्यों?
क्योंकि राज्यों को भी ये पता है कि उनकी क्या क्या शक्तियां हैं और केंद्र को भी उनको पता है कि उनकी कौन कौन सी शक्तियां हैं। तीसरी विशेषता आती है हमारी संघीय शक्ति की, कि हमारी शक्तियों का विभाजन। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। क्या हुआ है? संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसमें हमारी 7वीं अनुसूची में, क्या इसमें 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य और दोनों मतलब समवर्ती, इससे संबंधित सूचियां हैं, अर्थात केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 तरह की सूचियां हैं। जिसमें केंद्र सूची में 90 विषय जब बनाया गया था तब 97 थे, राज्य सूची में 59 विषय जब बनाया गया था जब 66 थे, और समवर्ती सूची में 52 विषय, मूलतः कितने? 47। ठीक है, तो अब बढ़ गए ये। तो बात करें हमारे समवर्ती सूची में के जो विषय हैं, उन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। क्या? समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यदि केंद्र राज्यों की टकराहट की स्थिति होती है, केंद्र राज्य आपस में यदि टकराते हैं, तो केंद्र के जो कानून होते हैं, केंद्र की जो विधि होती है वह प्रभावी होगी, राज्य की नहीं होगी। अवशेषी जो विषय हैं, अर्थात जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है, वो किसको दिए गए? हमारे केंद्र सरकार को दिए गए हैं। जबकि ये और दूसरे देश से कई जिनमें क्या है हमारे राज्य को दिए जाते हैं ये वाले विषय, जो हमारे अवशेषी विषय होते हैं। अगली संघीय विशेषता आती है हमारे भारत के संविधान की, वो है भारत के संविधान की सर्वोच्चता। क्या आती है? भारतीय संविधान की सर्वोच्चता। भारत में संविधान सर्वोच्च है। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा प्रभावी कानूनों के विषय में इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए कि जब भी कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार कानून बनाए तो उन कानूनों में ऐसा ना फील हो कि संविधान को साइड में कर दिया है। इसलिए इन्हें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के तहत अवैध घोषित किया जा सकता है यदि ऐसा हुआ तो। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा प्रभावी कोई भी कानून यदि संविधान की सर्वोच्चता में कमी लाने की कोशिश करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय क्या करते हैं? न्यायिक समीक्षा के तहत उन ऐसे कानूनों को खत्म कर सकते हैं, अवैध घोषित कर सकते हैं। इस तरह सरकार के जो घटक होते हैं, विधायिका, कार्यकारी और न्यायिक, इन तीनों को दोनों स्तरों पर संविधान के द्वारा विधित क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करना चाहिए। दोनों स्तर मतलब हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अब बात करें हम कठोर संविधान की। भारत का संविधान कैसा है? कठोर है। कठोर संविधान की बात करें तो संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता तभी बनाए रखी जा सकती है जब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कैसी हो? कठोर हो। अब हम यही बात कर सकते हैं कि शक्तियों का विभाजन और संविधान की सर्वोच्चता तभी बनी रह सकती है जब संविधान में परिवर्तन करना आसान ना हो। यद्यपि संविधान में संशोधन इस सीमा तक कठोर है जिसमें वे प्रावधान जो हमारे संघीय संरचना से संबंधित है, मतलब केंद्र राज्य के जो संबंध है और न्यायिक संगठन है, इनसे संबंधित यदि कोई प्रावधान आता है, इनसे संबंधित है, तो मात्र केंद्र और राज्य सरकार के समान संस्तुति से ही इसको संशोधित किया जा सकता है। मतलब केंद्र सरकार की भी इसमें संस्तुति होनी चाहिए, तो राज्य सरकारों की भी संस्तुति या फिर हामी होनी चाहिए। इन प्रावधानों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत और संबंधित राज्यों से जो आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति होनी अनिवार्य है, तभी जाके ये परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कठोर संविधान कहते हैं। ये हमारी संघीय व्यवस्था की विशेषता है। फिर आती है हमारी कौन सी? स्वतंत्र न्यायपालिका। छठी विशेषता कौन सी आती है? स्वतंत्र न्यायपालिका। तो स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करें तो संविधान ने क्या किया है? संविधान ने 2 कारणों से उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया है। तो हेड कौन रहेगा? हमारा सुप्रीम कोर्ट, और इनके नेतृत्व में स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया है। एक तो अपनी न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग करके, क्या? अपने न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग करके संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करना। दूसरा, केंद्र और राज्य के बीच विवाद के निपटारे के लिए। एक तो क्या हमारे अपनी न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग कर संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करना। दूसरा क्या? केंद्र राज्य के बीच में विवाद के निपटारे के लिए। संविधान ने विभिन्न तरीकों से न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया है। संविधान ने क्या? बहुत सारे तरीके हैं ऐसे जिससे हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र बनी है। जैसे हमारे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जज 62 साल तक, और जो सुप्रीम कोर्ट के जज है ये 65 साल तक अपने कार्यकाल का लाभ ले सकते हैं। इन सब की क्या है? निश्चित सेवा शर्तें। इन सब की क्या है? निश्चित सेवा शर्तें। इसको याद रखेंगे हम।
अब आगे याद करें हम। अगला विशेषता आती है हमारी द्विसदनीय विधायिका। क्या आती है? द्विसदनीय विधायिका। द्विसदनीय विधायिका की बात करें तो संविधान ने द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की है। एक तुम्हारा उच्च सदन होता है जो हमारा राज्यसभा, निम्न सदन होता है हमारी लोकसभा। तो राज्यसभा क्या होता है? भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा क्या करती है? भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। पूर्ण रूप से लोगों का प्रतिनिधित्व कौन करती है? लोकसभा। राज्यसभा यद्यपि कम शक्तिशाली है और केंद्र के जो अनावश्यक हस्तक्षेप है राज्यों में, तो राज्यों के हितों की रक्षा कौन करती है? राज्यसभा। तो इस तरह हमने संघीय व्यवस्था है संविधान के अंदर हमारी, तो उन व्यवस्था को देखा जिनसे हमें पता चलता है कि भारत में संघीय व्यवस्था है। अब बात करेंगे संविधान की, तो संविधान में एकात्मक व्यवस्था भी है। अर्थात भारत के संविधान में भारत को एकात्मक व्यवस्था भी दी गई है। तो उसकी कौन कौन सी विशेषताएं वो देखें कि उपरोक्त संघीय ढांचे के अलावा भारतीय संविधान की निम्नलिखित एकात्मक और गैर संघीय व्यवस्था भी है, और वो कौन कौन सी देखें। पहली आती है हमारा सशक्त केंद्र। भारत में क्या है? सशक्त केंद्र है। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में। क्या शक्तियों का विभाजन किया गया है? जो 7वीं अनुसूची है उसमें जो शक्तियां दी गई, विषय दिए गए, तो केंद्र के पास ज्यादा है, जो कि संघीय दृष्टिकोण के विरुद्ध है। संघीय दृष्टिकोण में ऐसा नहीं होता कि केंद्र मजबूत हो, दोनों ही मजबूत होने चाहिए। प्रथमतः केंद्रीय सूची में राज्य के मुकाबले ज्यादा विषय। केंद्र सूची में क्या है? राज्य के मुकाबले ज्यादा विषय दिए गए हैं। दूसरा, केंद्रीय सूची में ज्यादा महत्वपूर्ण विषय भी है। एक तो विषय भी ज्यादा है और जितने विषय हैं वो सारे सारे क्या है? इंपॉर्टेंट भी है। तीसरी बात करें तो समवर्ती सूची में केंद्र को ऊपर रखा गया है। क्या रखा गया है? केंद्र को ऊपर रखा गया है। अंततः साथ ही साथ देखें तो अवशेषित शक्तियां किसको दी गई है? केंद्र को। जबकि अमेरिका में ये अवशेषित शक्तियां किसको दी गई है? राज्य को। अब आप सोचेंगे अवशेषित शक्तियां कौन सी होती है? अवशेषित शक्तियों का मतलब होता है जिनका उल्लेख इन विषयों में नहीं किया गया, कोई अलग से भी शक्ति है, तो वो किसको मिल जाती है? अपने आप ही वो हमारी राज्य, वो केंद्र को मिलती है भारत में तो, लेकिन अमेरिका में किसको मिलती है? राज्यों में। इस तरह संविधान केंद्र को सशक्त या मजबूत बनाता है। अगला आता है हमारा एकात्मक की विशेषता, तो वो क्या हमारी? राज्य अनश्वर नहीं। अन्य संघों के विपरीत भारत में राज्यों को क्षेत्रीय एकता का अधिकार नहीं है। अर्थात भारत में कोई भी 2 राज्य 3 राज्य मिलकर कोई संगठन नहीं बना सकते। दुनिया में सारे राज्य, कई देश ऐसे हैं जिसमें राज्य भी मिलकर संगठन बना सकते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर राज्य मिलकर संगठन नहीं बना सकते। तो भारत में राज्यों की क्षेत्रीय एकता का अधिकार नहीं है। संसद एक तरफा कार्रवाई करके, संसद उन राज्यों से पूछेगी भी नहीं, अपने मन से कार्रवाई करके उन राज्यों के क्षेत्र में, सीमाओं में, राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। और इसके लिए कोई बहुत बड़ी नहीं, केवल एक साधारण बहुमत की जरूरत पड़ेगी, न कि कोई विशेष बहुमत की। तो भारत में राज्यों का नाम परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन कुछ भी किया जा सकता है, और इसके लिए केवल साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है, और राज्य का संगठन नहीं बना सकते। इस तरह के भारतीय संघ क्या? नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है। भारत क्या है? नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है, कि भारत में राज्य तो नष्ट हो सकते हैं लेकिन हमारा संघ नष्ट नहीं हो सकता। दूसरी तरफ देखें अमेरिका में, किसमें? अमेरिका में देखें तो अमेरिका में अनश्वर राज्यों का अनश्वर केंद्र है। अर्थात उसमें राज्य भी नष्ट नहीं हो सकते तो केंद्र भी नष्ट नहीं हो सकता। आज से 100 साल पहले भी 50 राज्य थे, आज भी 50 राज्य है, और हो सकता है अगले 100 साल बाद भी अमेरिका में 50 ही राज्य रहे। लेकिन भारत में चेंज होते रहते हैं। पहले 1956 में 14 राज्य थे और अब उसकी दुगना 28 राज्य। हो सकता है 50 राज्य हो जाए भविष्य में। तो ये बात है। बात करें एकल संविधान की, तो सामान्यतः एक संघ में राज्यों को केंद्र से हटकर अपना संविधान बनाने का अधिकार होता है। एक संघ में क्या होता है? राज्यों को भी केंद्र के अलावा अपना संविधान बनाने का अधिकार होता है, लेकिन भारत में इसके इतर राज्यों को कोई शक्ति नहीं दी गई। इस तरह की कोई शक्ति नहीं दी गई है कि राज्य अपना संविधान खुद बना सके। भारतीय संविधान न केवल केंद्र का बल्कि राज्यों के लिए भी रहेगा। यही संविधान क्या है? दोनों के लिए। राज्य और केंद्र दोनों को इसी एक ढांचे का पालन करना जरूरी है। सिर्फ पहले जम्मू कश्मीर ही एक अपवाद था जिसका अपना खुद का एक संविधान हुआ करता था,
लेकिन इसको भी 2019 में समाप्त कर दिया गया। अब आता है हमारा संविधान का लचीलापन। संविधान का लचीलापन देखें हम, तो अन्य संघीय प्रणाली की तुलना में भारतीय संविधान में संशोधन की क्रिया क्या है, कम कठोर है। जो दूसरी प्रणालियां हैं, दूसरी प्रणाली की तुलना में भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया क्या कम कठोर है। संविधान में एक बड़े हिस्से को संसद के द्वारा केवल साधारण या विशेष बहुमत के द्वारा एकल प्रणाली मतलब खुद ही संशोधित किया जा सकता है। बहुत कम ऐसे प्रावधान है जिसमें राज्यों को शामिल किया जाता है, नहीं तो बहुत सारे प्रावधान, ये बड़े बड़े प्रावधान है, उनमें तो राज्य की परमिशन लिए बगैर ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। यानी संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ केंद्र में निहित है। अमेरिका में राज्य को भी संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखने का अधिकार दिया गया है। अब हम बात करें राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का भाव। क्या राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का भाव की बात करें तो राज्य की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। क्या राज्यों की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाता है, और सदस्यता में 1 से लेकर 31 तक की भिन्नता है। अर्थात कि हमारे जो उत्तर प्रदेश है उसमें 31 सदस्य हैं, तो कई राज्य हैं जिनको केवल एक ही सदस्य की संख्या दी गई है कि राज्यसभा में केवल एक ही सदस्य भेज सकते हैं। अमेरिका में राज्य के प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को क्या अमेरिका में राज्य के प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को उच्च सदन में पूर्ण रूप से महत्व दी गई है। इस तरह अमेरिकी सीनेट में कितने सदस्य हैं, 100 सदस्य, और हर राज्य से कितने लिए जाते हैं, चाहे छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य, सब राज्यों से इसमें क्या 2-2 सदस्य लिए गए। कहाँ पे, अमेरिका में। यह सिद्धांत छोटे राज्यों के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, लेकिन भारत में ऐसा उल्टा होता है कि जो बड़ा राज्य है जैसे उत्तर प्रदेश, तो इसको 31 सदस्य, छोटे राज्य जैसे हमारे मणिपुर, गोवा ये है, तो इनमें हो सकता है एक भी सदस्य ना हो, ये एक ही के सदस्य होंगे यहाँ के। तो इससे हमारे छोटे राज्य होते हैं, इनके मुद्दे छोटे हो जाते हैं। बात करें आपातकालीन प्रबंध, तो आपातकालीन उपबंध की बात करें तो संविधान 3 तरह की जो आपातकालीन व्यवस्था को निर्धारित करता है। एक तुम्हारा राष्ट्रीय आपातकाल, एक राज्य आपातकाल और एक वित्तीय आपातकाल। 352, 356 और 360 अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के पास सभी शक्तियां आ जाती है। क्या होता है, आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के पास सारी सारी शक्तियां आ जाती है, और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में, पूर्ण कंट्रोल में आ जाते हैं। सारे सारे राज्य किसके कंट्रोल में आ जाएंगे, केंद्र सरकार के। और ये केंद्र क्या करेंगे, ये केंद्र बिना किसी संविधान संशोधन के संघीय ढांचे को एकल ढांचे में बदल देगा। केंद्र क्या करेगा, ये प्रावधान है आपातकाल का प्रावधान, ये हमारे संविधान के संशोधन किए बिना ही राज्य को केंद्र के कंट्रोल में ले आएगा, और हमारा संघीय ढांचा है उसको बदल करके एकात्मक ढांचा बना देगा। और ऐसी व्यवस्था अन्य किसी संघ में नहीं पाई जाती, अर्थात दूसरे देशों के संघों में ऐसी व्यवस्था नहीं होती। फिर बात करें एकल नागरिकता की, दोहरी व्यवस्था के बावजूद, अर्थात हमारे यहाँ राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है, इसके बावजूद भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता की व्यवस्था ही रखता है। यहाँ केवल भारतीय नागरिकता है, अन्य किसी भी राज्य की कोई नागरिकता नहीं है। अन्य संघीय व्यवस्था वाले देश जैसे हमारे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, मतलब राज्य की अलग नागरिकता और केंद्र की अलग नागरिकता होती है। और ये कहाँ कहाँ, जैसे हमारे ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है, वहां पे। बात करें एकीकृत न्यायपालिका की, तो भारतीय संविधान के द्वारा सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय के साथ एकात्मक न्यायपालिका की स्थापना की गई। सबसे ऊपर कौन रहेगी, हमारी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हमारी क्या है, सारी कोर्ट्स रहती है, और ये किसी भी राज्य सरकार के अंडर में नहीं आती है, ना ही सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के अंडर में आती है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। इसके अधीन राज्य, हर सभी राज्यों में लगभग 25 हमारे जो हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट आते हैं। न्यायालयों की एकल व्यवस्था केंद्र और राज्य कानूनों दोनों पर लागू होती है, अर्थात किसी भी कानून पर कोई भी कोर्ट के अंदर कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी ओर अमेरिका में न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था है, संघीय कानून संघीय न्यायालय या संघीय न्यायपालिका, और राज्य कानून राज्य न्यायपालिका के द्वारा लागू किए जाते हैं। तो देख सकते हैं राज्य के कानून के लिए राज्य के जो कोर्ट होते हैं, संघ के कानून के लिए उनका सुप्रीम कोर्ट वो देखता है, लेकिन हमारे देश के अंदर ऐसा नहीं होता, हमारे कोई सा भी कोर्ट किसी को भी देख सकता है। फिर बात करें अखिल भारतीय सेवाओं की, अमेरिका में संघीय सरकार और राज्य सरकारों की अपनी अपनी लोक सेवाएं होती हैं।
अमेरिका में क्या संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की अपनी अपनी लोक सेवाएं या पब्लिक सर्विसेज होती है। भारत में भी केंद्र राज्य की पृथक पृथक लोक सेवाएं होती हैं, अलग अलग होती है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो हमारी अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये केंद्र राज्य दोनों के लिए काम करती है। क्या केंद्र राज्य दोनों के लिए काम करती है। केंद्र के द्वारा इन सेवाओं के सदस्यों का चयन किया जाता है और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। केंद्र सरकार क्या यूपीएससी की परीक्षा लेती है, आईएएस की परीक्षा लेने के बाद उसका ट्रेनिंग देती है। उन पर केंद्र का पूर्ण रूपेण कंट्रोल होता है, वही उसका ट्रांसफर करती है। ये सेवाएं संविधान के अंतर्गत संघीय सिद्धांत का उल्लंघन करती है। क्यों? क्योंकि संघीय सिद्धांत में ऐसा नहीं होता। लेकिन ये एकात्मक व्यवस्था हमारे भारत के अंदर है। फिर एकीकृत लेखा जांच प्रणाली की बात करें, एकीकृत लेखा जांच मशीनरी की, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक न केवल केंद्र के बल्कि राज्य के खातों की भी जांच करता है। क्या करता है? केंद्र सरकार के नहीं बल्कि राज्य सरकार के जो खाते होते हैं उनकी भी जांच करता है। लेकिन हमारे सीएजी की नियुक्ति और बर्खास्तगी बिना राज्य की सलाह के राष्ट्रपति कर देता है। इस तरह क्या है ये व्यवस्था ये व्यवस्था क्या है, राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर अंकुश लगाती है। ये व्यवस्था क्या करती है, राज्य की जो वित्तीय स्वायत्ता है उस पर अंकुश लगाती है। इसके विपरीत अमेरिका के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, महालेखा परीक्षक की राज्यों के लेखाओं के संबंध में कोई भूमिका नहीं होती है। अर्थात अमेरिका का जो सीएजी है वो राज्य होते हैं, तो राज्य के लेखाओं का लेखा परीक्षण नहीं करता, जबकि हमारे देश में एक ही लेखा परीक्षक है, महालेखा परीक्षक। वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लेखाओं का लेखा परीक्षण करता है। आगे बात करें राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार। राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार की बात करें तो इस सूची के विषयों पर राज्य को काफी सारे अधिकार दिए जाने के बावजूद कि हमारे बहुत सारे विषय हैं, उन विषयों की बात करें तो वो विषय हमारे केंद्र सरकार को दिए गए हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार का सूची के राज्य सूची के जो केंद्र सरकार का सूची के विषयों पर अंतिम अधिकार बना रहता है। राज्यों की जो सूचियां होती है उनकी सूची पर भी उनका अधिकार बना रहेगा। कैसे? कि हमारे संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सूची में राष्ट्रीय महत्व को प्रभावित करने वाले विषय पर राज्यसभा के द्वारा अनुच्छेद 249 क्या अनुच्छेद 249 और 251 ये दो अनुच्छेद है, इनके तहत राज्यसभा के से पारित करवा करके उस पर कानून बना सकते हैं। राज्यसभा से पहले पारित करवा लेंगे तो ये वाला मामला तो राष्ट्रीय महत्व का है और राज्य सरकारों की बस की नहीं है इस पे कानून बनाने की। तो केंद्र सरकार उस पर कानून बनाना चाहती है, राज्यसभा ऐसा पारित कर दे 2/3 बहुमत से, तो हमारी संसद भी क्या कर सकती है, ऐसे कानून बना सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि बिना संविधान संशोधन किए भी संसद की जो विधायिका संबंधित शक्तियां हैं उनको बढ़ाया जा सकता है। ऐसा उल्लेखनीय भी है कि ऐसा तभी किया जा सकता है जब किसी प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था न हो। आपातकालीन व्यवस्था में तो कोई जरूरत ही नहीं, नॉर्मली वैसे कर लो। अब आती है हमारे राज्यपाल की नियुक्ति। क्या बात करें, राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल राज्य का क्या होता है, हेड होता है, राज्य का प्रमुख होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वह केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है। राज्यपाल क्या करता है, जो केंद्र है, केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। राज्यपाल के माध्यम से केंद्र राज्य पर कंट्रोल रखती है, नियंत्रण रखती है। इसके विपरीत अमेरिका में राज्य प्रमुख इसके विपरीत क्या, अमेरिका में राज्य प्रमुख निर्वाचित होते हैं। क्या अमेरिका में तो क्या होता है, जितने भी राज्य 50 राज्य उनके जो हेड होंगे, संवैधानिक हेड, वो क्या है, चुनाव लड़के आते हैं। जबकि हमारे राज्य में क्या होता है, राज्यपाल चुनाव लड़के नहीं आता, केंद्र सरकार उनको क्या करती है, नियुक्त कर देती है। इस संदर्भ में हमने क्या, कनाडा की प्रणाली है उसको अपनाया। कनाडा में भी क्या होता है, हमारे केंद्र सरकार ही राज्यों के हेड तो राज्यपाल की नियुक्ति करती है। बात करें हमारे निर्वाचन प्रणाली की या निर्वाचन मशीनरी की बात करें, एकीकृत निर्वाचन मशीनरी, चुनाव आयोग न केवल केंद्र सरकार के चुनाव कराता है बल्कि जो हमारे राज्य विधानमंडल है उनके चुनाव भी हमारे चुनाव आयोग ही कराता है। लेकिन इस इकाई की स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अर्थात जो हमारे चुनाव आयुक्त है उसकी स्थापना कौन करता है, हमारे राष्ट्रपति करता है और राज्य इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। अर्थात उसको लगाना और हटाना कौन करता है, हमारे राष्ट्रपति करता है। इसमें क्या है, हमारे राज्य के पास कोई शक्ति नहीं होती है। इसके सदस्यों को भी इसी प्रकार हटाया जा सकता है।
इसके विपरीत अमेरिका में संघ और राज्य दोनों का निर्वाचन के लिए अलग अलग मशीनरी होती है। अमेरिका में जब राज्यों के चुनाव होते हैं तो राज्य की मशीनरी काम करती है, और संघ के चुनाव होते हैं तो हमारे संघ सरकार ही के जो चुनाव मशीनरी है वो काम करती है। बात करें मेरे राज्य के विधेयकों पर वीटो, इसकी बात करें तो राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित कुछ विधेयकों पर राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रखने का अधिकार है। क्या उन विधेयकों को सुरक्षित रखने का अधिकार है कि हमारे विधानसभा के द्वारा पारित कोई भी विधेयक जो राज्यपाल ये सोचता है कि इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाना चाहिए, तो राज्यपाल ऐसा कर सकता है अनुच्छेद 200 के तहत। राष्ट्रपति अपनी संस्तुति के लिए इसे न केवल एक बार बल्कि दूसरी बार भी रोक सकता है कि राज्यपाल ने उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा, राष्ट्रपति ने वापस लौटा दिया कि वे एक सोच समझ के भेजो। अब विधानसभा ने उसको दोबारा से भेज दिया, राज्यपाल ने कहा कि फिर राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, तो राष्ट्रपति ऐसे नहीं कहेगा दोबारा भेजेंगे तो क्या होगा, दोबारा भेज सकता, कुछ ही ना करो साइड में पटक दे तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस तरह राष्ट्रपति के पास राज्य विधेयकों पर वीटो शक्ति है। क्या इस तरह राष्ट्रपति के पास क्या है, राज्य के जो विधेयक है उन मामलों में वीटो शक्ति होती है। लेकिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में राज्य क्या होते हैं, स्वायत्त इकाई होते हैं, वहां इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती, अर्थात राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति इस मामलों में कुछ भी नहीं कर सकता, हमारे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अब इतने सारे प्रावधान देख लिए, अब संघीय व्यवस्था है तो संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं कि उपरोक्त व्यवस्था से यह स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान क्या अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरह एक परंपरागत संघीय व्यवस्था से अलग तरह का संविधान है। कि हमारी यहाँ मिली जुली व्यवस्था है कि ऑस्ट्रेलिया की भी व्यवस्था है तो अमेरिका की भी और कनाडा की भी, स्विट्जरलैंड की भी है। इसमें क्या है, कई तो एकात्मक और कई गैर संघीय विशेषताएं, जैसे हमारे केंद्र के पक्ष में शक्ति का संतुलन है। यह संविधान विशेषज्ञों द्वारा भारतीय संविधान के संघीय चरित्र को चुनौती देने के लिए पर्याप्त है कि हमारा संघीय चरित्र नहीं है, इसके लिए बस थोड़ा सा बताने की जरूरत है। इसलिए केसी वेयर ने भारतीय संविधान को क्या बोला है, अल्प संघीय का, संघीय नहीं है हमारा संविधान, कैसा है, अल्प संघीय। के संतानम की बात करें तो के संतानम के अनुसार भारतीय संविधान के एकात्मक होने के उत्तरदायी होने के दो कारण है। वो कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से हमारा एकात्मक संविधान है। पहली बात, वित्तीय मामलों में केंद्र का प्रभुत्व, राज्यों की केंद्रीय अनुदान पर निर्भरता। क्या, वित्तीय मामलों में केंद्र का प्रभुत्व, राज्यों की केंद्रीय अनुदान पर निर्भरता, और तत्कालीन शक्तिशाली योजना आयोग द्वारा राज्य की विकास प्रक्रिया को नियंत्रित करने की व्यवस्था। ये दो व्यवस्थाएं हैं, इसकी वजह से हमारे क्या एकात्मक स्वरूप माना गया है। बात करें उन्होंने महसूस किया, किसने, के संतानम ने, कि भारत एक तरफ तो एकल व्यवस्थागत देश है, एकल व्यवस्था वाला देश है, फिर भी केंद्र और राज्य अपना कार्य विधिक और औपचारिक रूप से संघीय रूप में करते हैं। कौन, केंद्र और राज्य दोनों को क्या है, संविधान में एकल व्यवस्था दी गई है, अपने अपने अधिकार दिए गए हैं, तो फिर भी वह संघीय रूप में कार्य करते हैं। आगे बात करें हम, हालांकि अन्य जो राजनीति शास्त्री है, तो अन्य राजनीति शास्त्री इन मतों से सहमत नहीं है। जैसे हमारा पॉल एच एप्पलबी है, ये कहते हैं पूरी तरह से संघीय भारत का संविधान कैसा है, पूरी तरह से संघीय। मॉरिस जॉन्स कहते हैं ये भारत क्या है, सहमति वाला संघ है। आइवर जेनिंग्स कहते हैं ये मजबूत केंद्र वाला संघ है। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय संविधान का मुख्यतः संघीय, भारतीय संविधान क्या मुख्यतः संघीय, राष्ट्रीय एकता तरक्की के लिए अनोखे कवच के साथ है। लेकिन क्या, राष्ट्रीय एकता तरक्की के लिए अनोखे कवच के साथ है, लेकिन ग्रेनवुल ऑस्टिन कहते हैं यह सहकारी संघीय व्यवस्था है। यह क्या है, सहकारी संघ व्यवस्था है। यद्यपि भारत के संविधान ने मजबूत केंद्र सरकार का निर्माण किया है, इसके राज्यों को भी कमजोर नहीं किया है। केंद्र हमारा मजबूत है लेकिन हमारा राज्य भी कमजोर नहीं है। यह एक नए प्रकार का संघ है जो इसकी क्या है, खास विशेषताओं को पूरा करता है। बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान की प्रकृति पर हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ये महसूस करते हैं कि संविधान उतना ही संघीय संविधान है जितनी हमारी दोहरी राजनीति है। केंद्र राज्यों का संघ नहीं है, हमारा केंद्र क्या है, राज्यों का संघ नहीं है जो कमजोर संबंधों से एकीकृत हो, अर्थात कमजोर संबंधों से जुड़ा हुआ हमारा कोई राज्य से जुड़ा हुआ कोई केंद्र नहीं है हमारा।
राज्य क्या है? संघ की एजेंसियां है। ये हमारे फिर 13 आ गया, ये 13 नहीं है, ये एजेंसियां हैं। बात करें संघ और राज्य दोनों को संविधान के द्वारा बनाया गया है। क्या? संघ और राज्य दोनों को किसने बनाया? संविधान ने बनाया। दोनों की शक्तियां संविधान में निहित है। क्या? संघ और राज्य दोनों की शक्तियां किस में लिखी गई? संविधान में। यद्यपि संविधान ने कड़ा संघीय स्वरूप नहीं लिया, फिर भी यह समय और परिस्थिति के अनुसार एकात्मक भी हो सकता है और संघीय भी हो सकता है। हमारा संविधान क्या है? कभी कभी एकात्मक हो जाएगा और कभी कभी संघीय हो जाएगा। केंद्रीकरण की आलोचना का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर शिकायत, क्या एक गंभीर शिकायत यह आई कि बहुत ज्यादा एक केंद्रीकरण किया गया है। भारत के संविधान में क्या है? बहुत ज्यादा केंद्रीकरण किया गया है। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इसको गलत समझा गया है। केंद्र राज्यों के संबंध में संबंधों के समय निर्देशित सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। किस समय कैसे संबंध होने चाहिए, इसके लिए जरूरी है। भारत एक बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा देश है, तो इसलिए यहाँ पे इन सबको जोड़े रखने के लिए केंद्र का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। संघीयता का मूल सिद्धांत यह है कि केंद्र राज्यों के बीच में विभेद करने वाला कोई कानून नहीं बनाया जा सकता, ये बात की गई है। विधायी और कार्यपालिका के मामलों में केंद्र राज्य समान है। यह देखना मुश्किल है कि संविधान कितना केंद्रोन्मुखी है, इसलिए यह कहना भी अनुचित है कि राज्य केंद्र के अधीन काम करते हैं। कोई भी राज्य केंद्र के अधीन काम नहीं करता है। केंद्र अपनी इच्छा से इनकी सीमाओं में बदल नहीं सकता, न ही इनके न्यायिक क्षेत्र को कम कर सकता है। केंद्र सरकार चाहे जब ऐसा नहीं कर सकता है। अब बात करें, एक केस आया था एसआर बोम्मई केस। कौन सा? एसआर बोम्मई केस 1994 का। उसमें उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संविधान संघीय है और संघीय है इसकी मूल विशेषता, और यह क्या है? इसकी मूल विशेषता है। यह महसूस किया गया कि संविधान की व्यवस्था के तहत राज्य की तुलना में केंद्र में बड़ी शक्तियां निहित होती हैं। क्या? संविधान संघीय व्यवस्था है, इसमें क्या केंद्र को राज्यों के मुकाबले ज्यादा शक्तियां दी गई है। इसका मतलब ये नहीं कि राज्य केंद्र पर निर्भर है। राज्यों का अपना संवैधानिक अस्तित्व होता है। ये केंद्र के उपग्रह या एजेंट नहीं है कि इसके केंद्र सरकार के पीछे पीछे घूमते रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अपने क्षेत्र में राज्य सर्वोच्च रहेंगे। यह तथ्य कि जो आपातकाल के दौरान राज्य पर केंद्र का जो अभिभावी होगा, ये बात अलग है। क्या? आपातकाल में तो केंद्र सरकार क्या है, जो हमारा राज्य है उनके ऊपर रहेगा। संविधान के आवश्यक जो संघीय स्वरूप है इसको प्रभावित नहीं करता। यह अपवाद है कि, और अपवाद कोई नियम नहीं होते। अर्थात अपवाद स्वरूप दो चार बातें हैं जिसमें केंद्र राज्यों के ऊपर हावी रह सकता है, लेकिन अपवादों को ज्यादा सीरियस ना ले, क्योंकि अपवाद कोई नियम नहीं होते। यह कहना उचित होगा कि भारतीय संविधान में संघीय स्वरूप केवल एक प्रशासनिक सुविधा मात्र है, न कि कोई एक नियम। हमारी वास्तविकताओं की अपनी प्रक्रियाओं और मान्यताओं का परिणाम है। बात करें वास्तव में भारत में संघीय व्यवस्था जो दो संघर्ष है उनके बीच सहमति का प्रतिनिधित्व करती है। और वो कौन कौन से? सामान्यतः शक्तियों का विभाजन, जिसके अंतर्गत राज्य स्वायत्त होते हुए अपना कार्य कर सकते हैं। क्या है? भारत के संविधान में शक्तियों का विभाजन इस तरह से किया गया है कि राज्य स्वायत्त रहकर अपना अपना कार्य कर सकते हैं। राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता और विशेष परिस्थितियों के तहत एक मजबूत संघीय सरकार होनी चाहिए। अब हम देखेंगे छोटी सी बात क्या, हमारी जो भारतीय राज पद्धति है उसमें कार्य संघीय व्यवस्था के दो तक कौन कौन से कार्य से जिनसे हमें पता चलता है कि संघीय व्यवस्था है। राज्यों के बीच क्षेत्रीय विवाद होते रहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच में बेलगाम के मसले पर विवाद है। बेलगाम वही जहाँ पे हमारे जो महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व या कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1924 में, बेलगाम वही। उसके लिए हमारे महाराष्ट्र कर्नाटक में हमेशा लड़ाई चलती रहती है। नदी जल बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच में विवाद रहता है, जैसे हमारे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल को लेके। जैसे हमारे क्षेत्रीय दल है उनका उद्भव होता है, उनकी सत्ता में आना, जैसे हमारे आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में। क्षेत्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नए राज्यों का गठन, जैसे हमारे मिजोरम झारखंड। अपने विकास के लिए राज्यों के द्वारा केंद्र से अधिक अनुदान की मांग की जाती है। राज्यों के द्वारा अपनी स्वायत्ता को बरकरार रखते हुए केंद्र के हस्तक्षेप पर प्रतिक्रिया की जाती है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा कुछ व्यवस्थाओं का सीमांकन भी किया है, जैसे हमारे केंद्र सरकार के द्वारा 356 मतलब राज्यों पर जो राष्ट्रपति शासन का अनुप्रयोग किया जाता है, तो उसको भी सीमांकन किया गया है कि किन मामलों में ये किया जाना चाहिए, किन मामलों में नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने जो भारत की संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है, उसके बारे में जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े।
वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।